हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर अपन पहुँच चुके हैं। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है विद्युत विभव एवं धारिता। और देखो, मैंने अब अपनी सीरीज को नाम दे दिया है फुल थ्योरी एक्सप्लेनेशन सीरीज। तो इसमें अपन जो अपना चैप्टर है उसमें अपन फुल थ्योरी डिटेल में डेप्थ में जाकर समझ रहे हैं। इसमें आपको हर टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी में हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो भी बता रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं अपनी तरफ से भी आपको बता रहा हूँ। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। और टेक्स्ट बुक के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आता हूँ क्वेश्चंस के लिए। तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही होगी। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और आपको पूरी तैयारी देखने को मिलेगी। आपका एक एक कंसेप्ट वो अच्छी तरीके से बिल्ड होगा विद क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट और करते हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2.1 है। इसको अपन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव का मान शून्य लीजिए। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले चित्र बनाता हूँ एक बार। जैसे अपने पास ये दो आवेश हैं हमारे, इसको Q1 नाम दे देते हैं। अगर नाम नहीं दिए हुए हों तो नाम आपको हमेशा देना चाहिए। जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका सिंबल आपको जरूर दे देना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल हल करने में आसानी रहती है। तो मैंने दोनों को नाम दे दिए Q1 और Q2। और मान लेते हैं कि ये बिंदु A और B पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ R बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो इस रेखा को अपन थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इधर भी विभव शून्य आ सकता है, बीच में भी शून्य आ सकता है और राइट में भी शून्य आ सकता है। तो ऐसे 3 बिंदुओं पे हमें विचार करना पड़ेगा। तो एक एक करके अपन 3 बिंदुओं पे विचार करेंगे। यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ, ऐसे इस लाइन को भी थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं अपन। तो यहाँ पर मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ, जैसे C मान लेता हूँ, और यहाँ 2 बिंदु मान लेता हूँ P और P। तो ये बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर विभव का मान शून्य हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बीच वाले पॉइंट C पर विचार करूँगा। तो मैं मान लेता हूँ कि A की जो C से दूरी है वह x है। तो ये जो दूरी बचेगी CB दूरी, ये 16 - x बचेगी, ठीक है ना। और हम मान के चलेंगे कि C पर मान लेते हैं कि विभव का मान शून्य आएगा। तो हमें x की वैल्यू वहाँ ज्ञात करनी पड़ेगी। उसने पूछा ना कि कहाँ पर विभव शून्य होगा, तो x की वैल्यू अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हम बता देंगे कि इस पॉइंट पर विभव का मान शून्य है और जो A से x दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन C पर विचार करते हैं। तो बिंदु C पर लिखेंगे अपन यहाँ पर, माना बिंदु C पर कुल विभव शून्य है। बिंदु C पर कुल विभव का मान शून्य है। तो मैं लिख सकता हूँ VC = 0 है, ठीक है ना। C पर विभव का मान 0। अब C पर विभव कौन बनाएगा? तो C पर विभव बना रहा है Q1 और Q2, दोनों मिलकर C पर विभव उत्पन्न करेंगे। तो दोनों का टोटल योग जो है वो 0 आना चाहिए। अब विभव का सामान्य फॉर्मूला अपन जानते हैं। बिंदुवत आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। और विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें आवेश को चिन्ह सहित लिया जाता है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से मैं मानों को रिप्लेस करूंगा। तो मैं देखो Q1 का लिख रहा हूँ पहले, KQ1/x, ये तो Q1 के द्वारा उत्पन्न विभव हो गया, प्लस KQ2/16 - x, ये हो गया Q2 के द्वारा, और दोनों का मान 0 के बराबर है। अब इसमें अपन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो पहले मैं K को बाहर ले लेता हूँ, और Q1 की वैल्यू देखो आपके पास है 5 × 10⁻⁸ और बटा x, प्लस Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻⁸ बटा 16 - x, और बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो 10⁻⁸ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और के बाहर है ही सही, दोनों कॉमन आ जाएंगे और ये दोनों 0 में जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो कोष्टक के अंदर हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा 5/x -3/16 - x बराबर 0। ये माइनस मैंने आगे ले लिया यहाँ पर। अब इस पद को मैं इधर ले जाऊँगा पक्षांतर करके।
तो दिस इम्प्लाइज 5/x बराबर 3/16 माइनस x। ठीक है, इसी को आगे अगर हम हल करें तो वज्र गुणा हमें करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा यहाँ करते हैं, देखो तो 5 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3x। तो 5 इंटू 16 हो जाएगा 80, 80 माइनस 5x बराबर 3x। इस माइनस 5x को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो उसमें जुड़ के 8x हो जाएगा। तो 8x बराबर आ जाएगा 80, तो x बराबर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हमें वही स्थान मिल गया जहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच में विभव का मान 0 है, क्योंकि x बराबर 10 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो अलाउ वैल्यू है यहाँ पर, मतलब ये वैल्यू संभव है, क्योंकि 16 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो a से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सी बिंदु ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर कुल विभव का मान 0 होगा। तो एक बिंदु जो बीच में है वो तो संभव हो गया। अब विचार करते हैं कि ए के लेफ्ट में भी कोई ऐसा बिंदु संभव है क्या, या बी के राइट में भी ऐसा कोई बिंदु संभव है क्या। तो अपन सबसे पहले ए के लेफ्ट में जो बिंदु पी है उस पर विचार करते हैं कि पी पर भी वो 0 आ सकता है क्या, ऐसा कोई बिंदु हो सकता है क्या। ठीक है ना, तो मैं चलता हूँ आगे, इसको मिटा देता हूँ। माना कि Q1 के बाईं ओर, Q1 के बाईं ओर बिंदु P पर विभव 0 है, अर्थात Vp = 0। अपन P पर विभव का मान 0 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं वापस दोबारा दूरी मानना पड़ेगा मेरे को। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ कि दूरी इधर मान लेता हूँ, ठीक है ना। इस दूरी को तो मिटा देता हूँ मैं, इसको चलो इसको से हटा देते हैं। और अब की बार मैंने ये दूरी x मान ली, ठीक है। तो ये दूरी अगर Q1 से P की दूरी अगर x है, तो Q2 से P तक की दूरी जो बनेगी वो 16 + x बनेगी, क्योंकि टोटल दूरी जो है ये 16 है, 16 सेंटीमीटर। तो अगर इस Q2 से P तक की दूरी ली जाएगी तो 16 + x बनेगी। इस बात का अपन ये ध्यान रखेंगे। तो मैं लिखता हूँ, देखो दिस इम्प्लाइज k Q1/x प्लस k Q2/16 + x बराबर 0, ठीक है ना, क्योंकि वो दूरी 16 + x हो जाएगी। अब इसमें से देखो आप वापस k कॉमन ले लेंगे। Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 × 10⁻⁸ x प्लस Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁸ बटा 16 + x और बराबर 0। अब इसी तरह से 10⁻⁸ फिर कॉमन आ जाएगा और k के साथ गुणा हो जाएगा, और k जो यहाँ आगे आएगा वो 0 में डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 5/x -3/16 + x बराबर 0। इसको आगे हल करते हैं तो 5/x बराबर हो जाएगा 3/16 + x। वज्र गुणा कर देते हैं, तो वज्र गुणा करने पर देखो आ जाएगा 80 + 5x, इस बार थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बराबर आ जाएगा 3x, ठीक है ना। ये मैंने वज्र गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करके वहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 80 बराबर 3x - 5x, तो माइनस के 2x बराबर 80 आएगा, तो x बराबर आएगा -40 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू आना ये बता रहा है कि ऐसा बिंदु Q1 के लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये x का सही प्रॉपर मान नहीं दे पा रहा है, माइनस में वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने मैथमेटिक्स के आधार पे कि ऐसा बिंदु Q1 के लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। इसको अपन चाहे तो तर्क के द्वारा भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि ये Q1 आवेश ज़्यादा मान का है, ठीक है ना, इसकी तुलना में Q2 की तुलना में ज़्यादा मान का है, और बिंदु P Q1 के समीप है, तो इसका विभव इस पर ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लो सपोज करो इसका विभव इस पर मान लो 50 वोल्ट है, थोड़ा अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि Q1 का विभव इस पर 50 वोल्ट है। अब Q2 जो आवेश है वो इससे दूर भी है और इसकी वैल्यू भी कम है, तो इसका विभव कभी भी इस P बिंदु पर 50 के बराबर नहीं आ सकता, माइनस में आएगा तो माइनस में इसका विभव, पर 50 के बराबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उसकी खुद की वैल्यू कम है इसकी तुलना में, और उससे दूरी भी इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो दूरी ज़्यादा होने पर विभव का मान ऐसे भी कम हो जाता है। अगर r कम हो
तो सॉरी आर का मान ज़्यादा हो, दूरी ज़्यादा होने पर विभव का मान कम हो जाता है। अगर आर ज़्यादा है तो वी का मान ऐसे भी कम ही आएगा। तो कुल मिला के अगर इसका विभव यहाँ पर आएगा तो 50 से कम ही आएगा। जैसे मान लो -30 वोल्ट आ गया, तो दोनों जब ऐड होंगे तो इसका मान कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो तर्क के द्वारा भी संभव है, हम कह सकते हैं कि इस निकाय का बिंदु P पर कभी भी विभव का मान 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने बता दिया, मैथमेटिक्स के आधार पे भी बता दिया और तर्क के आधार पे भी बता दिया। अब मैं वापस विचार करता हूँ बिंदु Q पर। ठीक है ना। तो बिंदु Q पर अपन चलते हैं। तो बिंदु Q पर अपन मानते हैं, माना कि बिंदु Q पर कुल विभव 0 है, कुल विभव 0 है। तो VQ इक्वस टू हम मान लेंगे 0। मान लेते हैं Q पर टोटल विभव का मान जो है वह 0 के बराबर है। तो उससे मैंने बिंदु B से इसकी दूरी x मान ली है। ठीक है ना। तो मैं दोनों का विभव लिखता हूँ। पहले मैं Q1 का लिखता हूँ। तो Q1 का देखो क्या आएगा, KQ1 बटा 16 प्लस x, क्योंकि 16 तो ये रहेगी, दूरी x ये रहेगी, दोनों मिलकर 16 प्लस x हो जाएगी। प्लस अब Q2 का लेंगे तो KQ2 बटा x, तो बराबर हो जाएगा 0। वापस उसी तरीके से K को कॉमन ले लेंगे तो Q1 की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻8 बटा 16 प्लस x और प्लस -3 × 10⁻8 बटा x और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। तो अब इसमें देखो 10⁻8 फिर कॉमन आएगा, तो वो k के साथ कॉमन आके और आगे वाली संख्या को 0 में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोष्टक के अंदर हमारे पास बचेगा 5 बटा 16 प्लस x -3 बटा x बराबर 0। और इस पद को इधर ले लेंगे तो 5 बटा 16 प्लस x बराबर हो जाएगा 3 बटा x। अब इसको वापस वज्र गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो वज्र गुणा करेंगे, देखो क्या बनेगा 5x, जब x 5 से गुणा होगा तो 5x, और ये पद अब 3 से गुणा होगा तो 16 × 48 प्लस 3x, ये 3x इधर आ जाएगा तो 5x में से घटेगा तो 2x बराबर 48, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। चूंकि ये मान धनात्मक आया है, इसका मतलब है कि ऐसा बिंदु Q B के राइट में संभव है जहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो ऐसा बिंदु अपन ने ढूंढ लिया है जो B से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ओवरऑल कंक्लूजन अपन निकाले तो हमने ये कहा कि A और B के मिड में भी, बीच में भी ऐसा बिंदु संभव है जहाँ पर टोटल विभव 0 होगा। A के लेफ्ट में ऐसा बिंदु संभव नहीं है। ठीक है ना। उसका मैंने तर्क के द्वारा भी आपको आंसर बताया था। तो आप चाहें तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करें तो तर्क के द्वारा भी आप उसको लिख सकते हैं। और अपन ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि बी के राइट में ऐसा बिंदु पॉसिबल है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 2.2। देखिए आप 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। विभव परिकलित करना हमेशा बहुत आसान होता है क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, इसमें हमें घटक वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बहुत आसानी से विभव के आंसर निकल जाते हैं। ठीक है ना। हमें केवल संख्याओं की तरह इसको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो देखो एक समषटभुज में बनाता हूँ। समषटभुज जो होता है कुछ आपकी बेंजीन वलय की तरह होता है, कुछ इस तरीके का ये समषटभुज जाएगा। और ये क्या कह रहा है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो इसके हर शीर्ष पर अपन एक आवेश रख देते हैं। देखो आप, और सभी आवेशों का जो मान है वो सेम है, Q Q Q। सब आवेशों को मैं Q नाम दे देता हूँ और सबकी वैल्यू जो है Q बराबर वो 5 माइक्रोकूलाम है। इसके अलावा इन शीर्षों को अगर अपन नाम देवें A B C D
ई और एफ। तो सभी जो भुजाएं हैं ये भी बराबर मान की है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा भी दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ है। और सभी भुजाएं जो है वो 10 सेंटीमीटर मान की है, सारी की सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की है। हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर हमें यहाँ पर केंद्र पर कुल विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो विभव जो बनाएंगे ये सभी आवेश मिलकर यहाँ विभव उत्पन्न करेंगे। तो हमें कुल विभव निकालना है, मतलब सभी आवेशों का विभव हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो विभव एक अदिश राशि है तो सबका अलग अलग विभव निकाल के यहाँ अपन जोड़ देंगे। पर इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको विभव निकालने के लिए आवेश से हमेशा दूरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी आवेशों से इस बिंदु की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो इन दूरियों को मैं मिला देता हूँ। जैसे ये दूरी चाहिए, ये सब दूरियां आपको चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये सब दूरियां अपने को यहाँ पर पता लगानी पड़ेंगी। तो इस बिंदु को अगर मैं यहाँ पर ओ नाम दे दूँ तो दूरी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ आपके पास होनी चाहिए। और सममिति से ये सब दूरियां बराबर होती है और ये दूरियां जो होती है ये सब भुजाओं के मान के बराबर ही होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ज्योमेट्री से अपन निकाल भी सकते हैं पर आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई और बराबर ओ एफ रहेगा। और सबकी वैल्यू जो आएगी वो 10 सेंटीमीटर के बराबर ही आएगी, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन। अब अतः केंद्र पर विभव v बराबर कितना हो जाएगा। देखो ये देखो अपन इस दूरी को r मान लेते हैं, बराबर r माना तो सबका अलग अलग विभव निकालेंगे। तो के क्यू बटा आर प्लस के क्यू बटा आर, सबकी दूरी बराबर है, सबका आवेश भी बराबर है तो सबका विभव के क्यू बटा आर ही बनेगा। और 6 इसके शीर्ष हैं तो विभव 6 बार जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और एक बार और आ जाएगा के क्यू बटा आर। या यूँ कह दो कि 6 आवेश हैं तो 6 बार सेम विभव अपने को जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये टर्म हमारे पास 6 बार हो गई। तो 6 बार हो गया के क्यू बटा आर। अब आप वैल्यू इसको रख सकते हो, माइनस में प्लस में आएगा, गुणा Q का मान हमारे पास 5 माइक्रो है और बटा R का मान 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं 10 की घात -2 से गुणा कर दूंगा। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल करते समय। तो मैंने यहाँ पर 10 की घात -2 से इसको गुणा कर दिया है। अब इस पूरी टर्म को अपन सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर 10 की घात -2 से 10 जब गुणा होगा 10 की घात -1 रह जाएगा, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो इसके साथ जब जुड़ेगा तो 10 की घात 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये -6 के साथ 16 होगा तो 10 की घात 4 बचेगा ओनली, ठीक है। और संख्याओं में क्या बचेगा, देखो हमारे पास संख्याओं में बचेगा 9, 6 और 5। तो ये हो गया 6 × 9 × 5। इसको आप अगर आगे हल करेंगे तो लगभग ये 6 नाम 54, अगर अपन 54 को 5 से गुणा कर लें तो 20 और 27 मतलब 270। तो 270 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, इतने मान का विभव यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको समझ में आया होगा ऐसे मेरे को उम्मीद है। चलिए स्टूडेंट अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट पहुंच चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2.3, पढ़ते हैं इसको। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए एवं कैपिटल बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम स्थित हैं। हमें बताना है दो क्वेश्चन के आंसर। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। और दूसरा बताना है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो अपने आवेश हमारे पास है यहाँ पर दिए हुए, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो एक आवेश इसमें प्लस का है, एक माइनस का है और दोनों के परिमाण समान है। तो एक तरह से ये आवेश एक द्विध्रुव निकाय को निरूपित करते हैं। तो मैं इन आवेशों को रखता हूँ। देखो दिए हुए अनुसार हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। बी पर रखा है 2 माइक्रोकूलाम प्लस का और यहाँ रखा है माइनस के 2 माइक्रोकूलाम, ये आवेश रखे हुए हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि द्विध्रुव की जो निरक्ष होती है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है,
ठीक है ना। जब हमने विभव के कंसेप्ट को पढ़ा था तो उस समय हमने प्रूव किया था कि द्विध्रुव की निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है और निरक्ष हमेशा इसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा होती है। सी बिंदु उसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ से जाने वाली रेखा होती है। अब इस निरक्ष को जो समाहित करने वाला तल होगा, ठीक है ना, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत निरक्ष को जो समाहित करने वाला तल होगा वह इसके उस तल पे भी सभी जगह v का मान 0 ही रहेगा। तो उस तल को देखो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा ये तल, ठीक है ना। ये लंबाई चौड़ाई और आगे बढ़ता जाएगा, ये अपने उसका कुछ पार्ट यहाँ दिखा दिया है। तो ये जो तल है, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से यही हमारा समविभव पृष्ठ है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर v का मान 0 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पहले का आंसर, यहाँ निकाय द्विध्रुव है जिसकी निरक्ष को समाहित करने वाला तल पर v बराबर 0, समाहित को निरक्ष को समाहित करने वाले तल पर v बराबर 0 होगा। यही यहाँ समविभव पृष्ठ भी है, यही यहाँ समविभव पृष्ठ भी है, ठीक है ना। तो यही हमारा यहाँ पर समविभव पृष्ठ होगा क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपली अपन ने इसका आंसर निकाल लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और विद्युत क्षेत्र अपन ये भी जानते हैं कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होता है, प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इस चित्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत जो होगा वह दाईं ओर आएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ कह सकते हैं बी, चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत दाईं ओर होगा। तो हमने जो ओल्ड कंसेप्ट पढ़े हैं, अगर ओल्ड कंसेप्ट के हमें अच्छी तरह से याद है तो बहुत इजी वे में हम इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कंसेप्ट को अपने मजबूत करें जरूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा 2.4 और ये क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमें जो करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने देखते हैं कि कोई भी गोला हो, ठीक है ना, ये कोई भी गोला है तो इसको जब हम आवेश देते हैं तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पे फैलता है। गोले चालक की ये विशेषता थी कि सारा आवेश उसके पृष्ठ पे फैल जाता है। उस गोलीय चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, ये अपन प्रूव भी कर चुके हैं। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अंदर Q का मान जो होता है वो 0 आता है, ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है कि गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र है। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होता है, ये भी हमने डेरिवेशन के माध्यम से प्रूव किया था। तो यहाँ पर E की वैल्यू भी जो होती है वो 0 होती है। तो मैं पहले का आंसर अगर लिखूँगा तो अपन कहेंगे गोले के अंदर E बराबर क्या रहेगा, 0। किसी भी गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। स्थिर वैद्युतिकी के लिए जो शर्तें हैं उसमें अपन ने इसको प्रूव भी किया था कि गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर धारा वगैरह में प्राप्त होनी चाहिए, जो में वास्तव में प्राप्त नहीं होती है। तो इसको अपन ने प्रूव भी किया था, ठीक है ना। इसके बाद गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर का मतलब हो गया जैसे पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर अपन ले सकते हैं गोले के ठीक बाहर अर्थात पृष्ठ पर ले लेते हैं, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर E की वैल्यू जो आती है वो KQ/R² होती है, ठीक है ना। अगर त्रिज्या R हो
तो विद्युत क्षेत्र का मान पृष्ठ पर के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर होता है। तो इससे वैल्यूज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो के का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, और क्यू आवेश हमें दे रखा है यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻7। इस वैल्यू को मैं रख देता हूँ। और त्रिज्या का मान हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो 12 × 10⁻2, ये 12 को 10⁻2 से गुणा करने पे मीटर में आ गई, और इसका फिर अपन वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 9 × 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻7 बटा, इसको अगर हम करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, 144 गुणा 10⁻4, कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर एक पॉइंट अपन हटाते हैं, यहाँ से ये एक पॉइंट हटाते हैं, तो एक पॉइंट हटाते ही एक 10 नीचे आएगा, ठीक है। तो 10 एक नीचे आएगा तो यहाँ -3 रह जाएगा। -3 को जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो 9 में जुड़ के वो 12 हो जाएगा, और 12 में से -7 पावर घटेगी तो ये 5 पावर बचेगी। तो कुल मिला के हमारे पास आगे स्टेप बचेगी 9 × 16 बटा 144 गुणा 10⁵5, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब 16 से 144 जो है वो 9 बार कट जाता है, ठीक है ना। तो 9 से फिर 9 कट जाएगा, तो कुल मिला के 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ गोले के पृष्ठ पर या ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब लेते हैं अपने बिंदु को बाहर की ओर। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखो ये जो बिंदु आएगा, ये बिंदु 18 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और हमारे गोले की त्रिज्या मात्र 12 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु जो है गोले के बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। अगर C पे निकाल रहे हैं अपन आंसर, तो K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9, Q का मान है हमारा 1.6 गुणा 10⁻7, और R का मान है हमारा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 से गुणा कर देंगे, इसका फिर वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे हल करेंगे तो 9 × 1.6 गुणा -9 को +9 को -7 के साथ सोल्व करेंगे तो 10⁻2 बचेगा, और 18 का वर्ग यहाँ करेंगे तो ये लगभग 324 आएगा, और ये -4 आ जाएगा। तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 18 का वर्ग 324 और -2 का वर्ग -4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए पॉइंट जब हटेगा तो नीचे एक 10 आएगा, तो 10⁻3 रह जाएगा, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, जो 2 में जुड़ जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 16 × 9 बटा 324 गुणा 10⁻5। अब आप आगे इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, ठीक है ना, 5 6 नाम 54, तो 16/36 मतलब ये हो गया 8/18 मतलब 4/9, तो 4/9 गुणा 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम इतना विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसको आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। अगर 1/10 इसको दे दे तो 40/9 में 40/9 करके 9 का भाग 40 में देके और शॉर्ट में आंसर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2.5 लिखा हुआ है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 पराविद्युत का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ हमें दो चेंज करने हैं, ठीक है ना। एक तो पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी करनी है और एक उसमें पराविद्युत पदार्थ भी रखना है। तो आपने पढ़ा है कि जब संधारित्र होता है और उसकी प्लेटों के बीच वायु होती है, जैसे डी उसकी प्लेटों के बीच की दूरी है और ए उसका क्षेत्रफल है, तो वायु माध्यम में इसकी धारिता C बराबर ε0 A/d होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन दूरी को आधा करते हैं, फिर अब इसमें बाद में माध्यम भी रख रहा है वो, तो माध्यम रखने से क्या होगा वो भी अपन देखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वायु माध्यम में धारिता, वायु माध्यम में
धारिता। तो वायु माध्यम में धारिता C बराबर होती है एप्सिलॉन नोट A बटा D, और इसका मान आपको प्रश्नानुसार दे रखा है 8 पिको फेरेड। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं क्योंकि आपको इसका मान 8 पिको फेरेड दे रखा है। अब दूरी को आधा करने पर, दूरी को आधा करने पर, दूरी को आधा करेंगे तो नई धारिता C डैश मान लो। तो ये D की जगह ये D/2 कर रहा है इसको, ठीक है ना, D की जगह अपन D/2 कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नोट A बटा D/2, ये 2 पर पलट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट A/D। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो दूरी को आधा करने पर हमारे पास नई धारिता C डैश मान ली और C डैश का मान अपन ने रख दिया, D/2 रखने पर यह मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब माध्यम का प्रभाव देख लेते हैं। माध्यम रखने पर, माध्यम रखने पर आप जानते हो नई धारिता Cm कहलाती है, जो निर्वात की धारिता की K गुना हो जाती है। तो यहाँ पर अपन ने पट्टिकाओं की दूरी आधा करने के बाद माध्यम रखा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं C डैश लूँगा, KC डैश, ठीक है ना। अपन ने पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी और फिर माध्यम रख दिया, तो नई धारिता Cm बराबर हो जाएगी KC डैश। तो K और C डैश की वैल्यू अपन समीकरण 2 से रख देते हैं। समीकरण 2 से वैल्यू रख देंगे तो 2 एप्सिलॉन नोट A/D, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो Cm बराबर हमारे पास आ जाएगा 2K एप्सिलॉन नोट A बटा D। अब आप यहाँ पर समीकरण 1 का यूज करो। समीकरण 1 में एप्सिलॉन नोट A बटा D का मान 8 दिया हुआ है और K की वैल्यू देखो हमें दे रखी है 6 पराविद्युत का पदार्थ बन रखा है। तो ये सब मान मैं यहाँ रखूँगा, तो 2 × 6 × 8, K की वैल्यू 6 और इस पूरे पद की वैल्यू हमने 8 रख दी है। तो ये कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 96 पिको फेरेड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पट्टिकाओं की दूरी आधी करके और पराविद्युत रख के संधारित्र की धारिता बढ़ा ली है, जिसका मान 96 पिको फेरेड हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 2.6। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 9 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक जैसे संधारित्र हैं तीनों और तीनों को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई मतलब बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। तो जब हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम पढ़ा था तो आपको याद है कि श्रेणी क्रम में सब पे आवेश बराबर जाता है और सबका विभवांतर अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो मैं पहले कुछ चित्र बना देता हूँ। 3 संधारित्र हमारे पास हैं एक जैसी धारिता की, और तीनों को मैंने श्रेणी क्रम में लगाकर एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये बैटरी हमारी 120 वोल्ट की है और सभी संधारित्र हमारे एक जैसी कैपेसिटी के हैं और C का मान यहाँ पर 9 पिको फेरेड है। सबके ऊपर विभवांतर अलग अलग आएगा, इसके ऊपर V1, इसके ऊपर V2, इसके ऊपर V3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन संयोजन की कुल धारिता निकालते हैं कि संयोजन की कुल धारिता कितनी है। तो यहाँ पर देखो पहले आंसर देते हैं अपन A का। संयोजन की कुल धारिता, तो कुल धारिता जो होती है वो होती है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हों तो इस फॉर्मूले से हम धारिता का मान ज्ञात करते थे, तुल्य धारिता का। अब तीनों ही यहाँ एक जैसे हैं तो 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C और बराबर हो जाएगा ये 3/C। तो इसको जब अपन उल्टा करेंगे तो CS की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C/3, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान CS बराबर आ गया C/3। अब C का मान हमारे पास है 9 पिको फेरेड, क्योंकि सब एक जैसे हैं तो 9 पिको फेरेड रख देंगे तो 9/3 बराबर आ जाएगा 3 पिको फेरेड। तो C का मान 9 रखने पर हमारे पास तुल्य धारिता का मान जो आ गया वो 3 पिको फेरेड के बराबर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया नंबर 1। अब दूसरा है, देखो यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। तो देखो अपन जानते हैं कि V बराबर जनरल रूल जो होता है वो होता है Q/C। जो धारिता का जो फॉर्मूला है उस कंसेप्ट से अपन ने V बराबर Q/C एक जनरल फॉर्मूला है।
तो विभव निकालने का मतलब है हमारे पास आवेश होना चाहिए। आवेश में अगर अपन धारिता का भाग दे देंगे तो हमारे पास विभवांतर आ जाएगा। तो इन सब प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए इन प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना कितना है हमें ज्ञात होना चाहिए। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सब पर आवेश बराबर आता है। ये सारा क्यू आवेश सब पे बराबर ही रहेगा। इस पे भी क्यू आवेश आएगा, इस पे भी क्यू आएगा, इस पर भी क्यू आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश का मान एक जैसा होता है। ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले क्यू आवेश को ज्ञात करूँगा। तो क्यू आवेश कैसे निकलेगा, देखो तुल्य धारिता हमारे पास आई गई, विभव भी हमारे पास है, कुल विभव भी हमारे पास है, तो अपन बहुत आसानी से क्यू आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बी का आंसर अपन करते हैं यहाँ पर। यहाँ बैटरी से प्रवाहित कुल आवेश। तो बैटरी से प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा, इस नियम से देखें तो Q बराबर CV हो जाएगा। ठीक है ना। कुल आवेश बराबर होता है कुल धारिता इंटू कुल विभव। तो कुल धारिता का मतलब तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता आपने निकाल ली है भैया 3 पिकोफेरेड, तो 3 × 10⁻12। और आपके पास विभव का मान जो है वो 120 वोल्ट है। ठीक है ना। इसको 120 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 36, 360 × 10⁻12 कूलाम। इतना कुल आवेश आपके पास है, या इतना कुल आवेश बैटरी प्रवाहित कर रही है, और यही समान आवेश सभी संधारित्रों से निकलता है। तो हमें क्या करना है, V1 V2 V3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ पर V1 V2 V3 ज्ञात करते हैं। देखो एक बात और देखो यहाँ पर कि V1 V2 V3 बराबर भी आएंगे, सममिति बन रही है, क्योंकि सब पे आवेश भी एक जैसा है और सबकी धारिता भी एक जैसी है। तो अपने को बार बार अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब पे आवेश और धारिता समान होने के कारण ये तीनों पोटेंशियल, तीनों विभवांतर भी बराबर ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर हो जाएगा Q/C, क्योंकि सबके लिए C का मान एक जैसा है और सबका आवेश भी एक जैसा है, तो Q/C आ जाएगा। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 360 × 10⁻12, और जो हमारे पास C का मान है वो 9 पिकोफेरेड है, तो 9 × 10⁻12। इससे ये कट जाएगा तो कुल मिला के 40 वोल्ट, क्योंकि 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा तो 40 वोल्ट। इसका मतलब सब पे जो अलग अलग विभवांतर आएगा वो 40 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अगर आवेश सबकी धारिता अलग अलग होती तो सबके लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ता, फिर V1 अलग निकलता, V2 अलग निकलता, V3 अलग निकलता। पर यहाँ पर सब पे आवेश और धारिता समान होने के कारण सब पे विभवांतर का मान भी एक जैसा ही होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई स्टूडेंट, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। ठीक है ना। तो इसमें जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है ये हमें बताना है, और यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण का मतलब बैटरी से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं हल। देखो सबसे पहले मैं इन तीनों को संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाता हूँ। तो देखो 3 संधारित्र अपन समांतर क्रम में लगाते हैं। और इसके बाहर एक बैटरी से अपन इनको जोड़ दिया है। ये हमारे पास 2 पिकोफेरेड है, ये हमारे पास 3 पिकोफेरेड है, और ये हमारे पास 4 पिकोफेरेड है, और बैटरी है हमारी 100 वोल्ट की। ठीक है। अब समांतर क्रम की विशेषता होती है कि समांतर क्रम में सभी पर जो होता है विभव का मान एक जैसा होता है, क्योंकि सभी संधारित्र जो है वो सीधे बैटरी से जुड़े रहते हैं, तो सबके ऊपर विभवांतर एक जैसा ही आता है। तो पहले अपन संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो ए वाले का आंसर अपन देते हैं। संयोजन की तुल्य धारिता, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान जो होता है Cp बराबर होता है C1 + C2 + C3। ये हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। तो C1 का मान मैं रख देता हूँ 2, C2 का मान 3 और C3 का मान 4। तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9,
तो 9 पिकोफेरेड हमारे सिस्टम की या निकाय की कुल धारिता हो जाएगी। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम डी को आंसर करते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र के आवेश का मान ज्ञात करो। तो जब बैटरी से आवेश चलेगा, देखो इसमें मान लो बैटरी से क्यू आवेश चलता है, तो यहाँ पर आवेश आते ही इस बिंदु पर 3 भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 रास्ते आवेश के पास जाने के लिए होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें Q1 आवेश चला गया, इस पर Q2 चला गया, इस पर Q3 आवेश चला गया, तो तीनों पर अलग अलग आवेश चला जाएगा। तो आवेशों के मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन यहाँ प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पहले वाले की धारिता को मैं चाहूँगा C1 नाम दे देता हूँ, C1, इसको C2 नाम दे देते हैं और इसको C3 नाम दे देते हैं। नाम देने से थोड़ा आसान रहता है। तो अपन लिखेंगे C1 बराबर 2 पिकोफेरेड पर आवेश, C1 बराबर 2 पिकोफेरेड पर आवेश। इस आवेश को मैं Q1 मान लेता हूँ। तो Q बराबर CV होता है, अपन जानते हैं फॉर्मूले से, Q बराबर CV। तो यहाँ पर आ जाएगा C1V, ठीक है ना, क्योंकि C1 इसकी धारिता है और V इसके ऊपर विभवांतर है। V इसके ऊपर विभवांतर बैटरी का ही रहेगा, क्योंकि सभी संधारित्रों पर विभव का मान एक जैसा ही आएगा। तो C1V हो जाएगा। तो C1V का मान हम निकाल लेंगे। C1 का मान है हमारे पास 2 × 10⁻12 मतलब 2 पिकोफेरेड, और V का मान हमारे पास 100 है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻10 कूलाम। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पहले Q1 ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखो Q2 ज्ञात करते हैं। तो C2 बराबर 3 पिकोफेरेड पर आवेश, तो इसको अपन Q2 नाम दे देते हैं। Q2 बराबर C2V, तो 3 × 10⁻12 गुणा 100, तो 3 × 10⁻10 कूलाम, ये Q2 जाएगा। और इसी प्रकार Q3 बराबर, Q3 कितना है, 4 है, तो 4 × 10⁻10 कूलाम। इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि चीज़ें अगर मान लो फॉलो कर रही है तो आप डायरेक्ट भी बाद में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो Q3 बराबर 4 × 10⁻10 कूलाम। इसी तरह से अपन करेंगे C3V के द्वारा। इस तरीके से बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आसान वे में अपन ने यहाँ पर इसको हल कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट पहुंच चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और एक क्वेश्चन है हमारा 2.8। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है, ठीक है ना। हमें पट्टिकाओं के बीच का एक तो दूरी दे रखी है, डी का मान दे रखा है, और एक हमारे पास ए की वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो मान भी रख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू तो है हमारे पास 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 mm। हमसे पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना होगा, ये भी बताइए। तो बाद में इसको अपन एक बैटरी से जोड़ेंगे, 100 वोल्ट की बैटरी से, और फिर सब पे आवेश, इस पट्टिकाओं पर आवेश भी हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करते हैं, धारिता ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ संधारित्र की धारिता। तो धारिता का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है C बराबर ε0A/d। ये किसी वायु माध्यम में समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता होती है। तो इसमें अपन वैल्यू रखते हैं। तो ε0 का मान अपन जानते हैं 8.85 गुणा 10⁻12 होता है, और इसको हमें एरिया से गुणा करना है, क्षेत्रफल से। तो 6 × 10⁻³ से इसको गुणा कर देंगे, और बटा डी का मान 3 mm है, तो 3 × 10⁻³ मीटर में ऐसा आ जाएगा। mm को जब मीटर में बदलेंगे तो -3 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसको अपने को सोल्व करना है। देखो अब तो ये -3 से -3 तो घात कट जाएगी यहाँ पर, और ये 3 से 6 भी 2 बार कट जाएगा, तो 2 को इससे गुणा कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 17, तो लगभग 17.70 गुणा 10⁻12 इतनी धारिता हमारे पास फेरेड में आ जाएगी, जिसको अपन शॉर्ट में 17.7 पिको फेरेड भी लिख सकते हैं।
इतनी पिकोफेरेड धारिता हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं आपसे अगले कि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। अगर इसको अपन 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें यहाँ पर, तो इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा। तो अपन जानते हैं एक पट्टी का भी प्लस क्यू आ जाता है, एक पट्टी का भी माइनस क्यू आ जाता है। तो वो आवेश हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करते हैं। तो आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश Q बराबर अपन जानते हैं CV होता है, ठीक है ना। धारिता का जो कंसेप्ट है उसके आधार पे फॉर्मूला जो है वो से Q बराबर CV होता है। तो C का मान हमने निकाल लिया 17.7 और पिको का मतलब -12 और विभव का मान हमारे पास 100 वोल्ट है, क्योंकि अपन ने इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। तो कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 17.7 गुणा 10⁻10 कूलाम। इतना आवेश प्रत्येक प्लेट पे आ जाएगा, इसमें एक पर प्लस में रहेगा, एक पर माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन अगला है 2.9 और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप। क्वेश्चन 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट पराविद्युत बराबर 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव वोल्टेज समरण जुड़ा ही रहेगा और दूसरा है समरण को हटा लिया जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जो हमारे पास संधारित्र था उस संधारित्र को हमने बैटरी से जोड़ा था, ठीक है ना, बैटरी से जुड़ा था 100 वोल्ट की बैटरी से, और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी 3 mm ही थी वहाँ पर, और इसके लिए जो धारिता का मान आया था वो हमारे पास 17.7 पिकोफेरेड हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, 17.7 पिकोफेरेड। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 mm मोटाई की अभ्रक की एक पराविद्युतांक 6 की परत रख दी जाए। तो इसके बीच में अपन क्या करें, पूरी जगह पे 3 mm मोटी रखेंगे तो जो बीच का गैप है वो पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने K बराबर 6 की एक अभ्रक की परत यहाँ पर रख दी है। तो आपसे दो स्थिति में आंसर पूछ रहा है कि विभव वोल्टेज जुड़ा रहे तब क्या होगा। तो क्या होने का मतलब है कि धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको ये दो चीज़ के बारे में आंसर करना है, ठीक है ना। हालांकि अपन विभव का भी प्रभाव देख सकते हैं और विद्युत क्षेत्र पे प्रभाव देख सकते हैं। मेनली यहाँ पर आवेश और धारिता पे आपको प्रभाव बताने हैं कि ऐसा करने से आवेश और धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार जब बैटरी कनेक्टेड रहे और दूसरी कंडीशन अपन और लेंगे, ये तो जैसे अपना केस स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। केस सेकंड में क्या होगा कि हम यहाँ पर बैटरी से हटाने के बाद इसमें पराविद्युत भरेंगे, K बराबर 6 मान का पराविद्युत इसमें भरेंगे बैटरी से हटाने के बाद। तो पहले मैं इस कंडीशन में आंसर बताता हूँ आपको कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो कंडीशन ए है हमारे पास जब समरण जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखो जब बैटरी जुड़ी हुई रहती है तो इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर चेंज नहीं होता है, क्योंकि बैटरी का विभवांतर जितना है उतना ही प्लेटों के बीच का विभवांतर रहता है। पर आप जानते हो माध्यम रखते ही माध्यम में धारिता निर्वात की धारिता की या वायु की धारिता की K गुना हो जाती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पराविद्युत रखने पर धारिता K गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। कौन से फॉर्मूले से, Cm बराबर Kc से, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो K का मान है 6 और C का मान आपको दे रखा है यहाँ पर जो अपन ने पिछले सवाल में निकाला था 17.7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42 2 4 102 106, तो 106.2 पिको फेरेड ये नई धारिता में प्राप्त हो जाएगी। बैटरी अगर जुड़ी हुई भी है और आपने पराविद्युत भर दिया है तो संधारित्र की धारिता बढ़कर 106.2 पिको फेरेड हो जाएगी। अब संधारित्र की धारिता बढ़ गई है तो संधारित्र क्या करेगा, ज्यादा आवेश को ग्रहण करने लगेगा, तो इस पर आवेश का मान भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे अतः संधारित्र पर आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो नई कंडीशन में यहाँ पर अपन अगर इसको फॉर्मूले को देखेंगे तो C की जगह यहाँ CM आ जाएगा और नया आवेश Q डैश मान लेते हैं। तो Q डैश बराबर CM इंटू V हो जाएगा, क्योंकि माध्यम आ गया तो माध्यम की धारिता अपन लेंगे CM और प्लेटों के बीच का विभवांतर चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो बैटरी के कारण यहाँ प्लेटों के बीच का विभवांतर V ही रहता है। तो इस फॉर्मूले से अगर अपन आंसर निकालेंगे तो 106.2 गुणा 10⁻12 पिको के कारण -12 आ जाएगा
और विभवांतर है 100 वोल्ट, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 106.2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। तो इतना आवेश हमारे पास वहाँ पर प्लेटों के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवेश का मान भी बढ़ेगा क्योंकि संधारित्र की धारिता बढ़ गई, तो पहले की तुलना में आवेश भी बढ़ गया। पहले जो पुराने पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें 17.7 गुणा 10 की घात -10 आवेश था, यहाँ पर 106.2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम आवेश है। तो ये दो फर्क पड़े, धारिता भी बढ़ गई और आवेश का मान भी बढ़ गया जब अपन बैटरी को जोड़े हुए रखते हैं और परावैद्युत भर देते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि संवरण को हटा रहे हैं और फिर परावैद्युत रख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन आंसर करते हैं बी वाले का। देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बी और इसको मैं डालता हूँ फिलहाल। तो भी अगर आप यहाँ पर संवरण को हटा भी लोगे, मतलब आपने बैटरी हटा भी ली अगर यहाँ से, तो धारिता तो फिर भी बढ़ेगी क्योंकि अगर आपने परावैद्युत भर दिया है तो परावैद्युत को भरने से धारिता का मान पहले की तुलना में k गुना बढ़ जाता है। वही CM बराबर KC का नियम यहाँ पर लगेगा। तो ये तो नियम तो हमेशा लगना है, अगर धारिता का मान हमेशा ही बढ़ता है जब आप परावैद्युत रख देते हो। तो अपन लिख देंगे परावैद्युत रखने पर धारिता k गुना बढ़ जाती है। तो सेम आंसर हो जाएगा पिछली बार की तरह, CM बराबर KC और KC का मान अपन निकाल लेंगे, तो 106.2 पिको फेराड। पर अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, आपने बैटरी हटा ली है तो संधारित्र पहले जितना चार्ज हो गया था वो उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है ना। जैसे पहले का मतलब हो गया पिछले क्वेश्चन में अपने पास आवेश क्या था, ठीक है ना। अब ये लिख देंगे संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश Q बराबर हमने निकाला था 17.7 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। इतने आवेश से हमारा संधारित्र पहले आवेश हो गया था, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन नहीं ले रहे अपन, इसके पिछले वाले क्वेश्चन की कंडीशन में इतना हमारा संधारित्र आवेशित हो गया था। फिर अपन ने बैटरी हटा ली और बैटरी हटाने के बाद अगर आप परावैद्युत भर देते हो तो इस आवेश पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि अब संधारित्र की धारिता तो बढ़ गई, मतलब उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता तो बढ़ गई, पर बैटरी नहीं है तो आवेशित कैसे होगा। तो आवेश जितना है उतना ही रहेगा, अब वो ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ बैटरी लगा देते हो तो वो दोबारा चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी धारिता बढ़ गई। पर आप बैटरी लगाई नहीं रखी है आपने, तो जितना आवेशित वो हो चुका है उतना ही आवेश उसके ऊपर विद्यमान रहेगा। तो अपन लिख देंगे संधारित्र पर आवेश अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर आप ये सिचुएशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि बैटरी जुड़ी होने से क्या होता है, बैटरी जुड़ी न होने से क्या होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये 2.10 12 पिकोफेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो जब अपन किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं तो चार्ज होने लग जाता है, और चार्ज होने लग जाता है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा का मान जो आता है वह ½ CV² से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, पर इसमें क्वेश्चन के अनुसार यहाँ इस फॉर्मूले से अपन आंसर निकाल सकते हैं, U बराबर ½ CV² से। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1/2 और C का मान 12 पिकोफेरेड है, तो 12 गुणा 10 की घात -12, ये 12 पिकोफेरेड का मान मैंने रख दिया। और वोल्टेज 50 वोल्ट का है तो 50 का वर्ग कर देंगे, मतलब 50 को 2 बार गुणा करके रख देंगे। तो देखो ये इससे कट जाएगा 6 बार और इनका मान हो जाएगा 2500। तो 2500 गुणा 6 गुणा 10 की घात -12। अब ये 2 शून्य अपन इसको दे सकते हैं और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 गुणा 10 की घात -10, ये 2 शून्य मैंने इसको दे दी, ठीक है ना। इतने जूल ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी। चाहे तो 1 शून्य और दे सकते हैं अब इसको, तो 15 गुणा 10 की घात -9 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहुंच गए हम हमारी एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे अतिरिक्त अभ्यास के पहले दिया हुआ है। अतिरिक्त अभ्यास अपनी चॉइस है, हम उसको करें या ना करें। हमारे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग तो हमें केवल अतिरिक्त अभ्यास के पहले के क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2.11 पर। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 200 वोल्ट संवरण सप्लाई से एक 600 पिकोफेरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 600 पिकोफेरेड का संधारित्र है, उसको अपन 200 वोल्ट की बैटरी लगाकर आवेशित कर रहे हैं। फिर इसको संवरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब इससे बैटरी अपन हटा लेते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, ये हमें ज्ञात करना है।
तो अपन फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि पहले बैटरी से जोड़ने पर संधारित्र जो अपन चार्ज कर रहे हैं तो उस पर कितना आवेश आता है और वो कितनी ऊर्जा संग्रहित करता है। फिर उसको हटा के अपन एक अनावेशी संधारित्र से जोड़ के देखेंगे कि उसमें कितनी ऊर्जा है और दोनों की ऊर्जा का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ऊर्जा ह्रास आ जाएगा। तो सबसे पहले एक संधारित्र अपन लेते हैं और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। सी का मान हमारे पास है 600 पिकोफैरड और बैटरी का वोल्टेज हमारे पास है 200 वोल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे अपन यहाँ संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, ये प्रथम स्थिति है अपनी। प्रथम स्थिति में संधारित्र पर आवेश अगर हम लेंगे तो Q बराबर CV से निकलेगा। Q बराबर CV होता है, C की वैल्यू है 600 पिकोफैरड, 600 इंटू 10⁻12 और वोल्टेज है 200। तो कुल मिला के हो जाएगा हमारे पास 2 शून्य, ये 2 शून्य इसको दे देंगे तो ये 4 शून्य इसमें से कम हो जाएगी तो कुल मिला के बचेगा 12 इंटू 10⁻8 कूलाम। इतना आवेश हमारे संधारित्र पर आ चुका होगा जब हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें संग्रहित ऊर्जा निकाल लेते हैं। अतः संग्रहित ऊर्जा U1 बराबर हाफ QV, हाफ QV इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो हाफ QV से निकालते हैं हम। Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 इंटू 10⁻8 और V की वैल्यू हमारे पास है 200। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 शून्य इसको दे देंगे तो ये रह जाएगा 12 इंटू 10⁻6 जूल। तो इतनी ऊर्जा संधारित्र में संग्रहित हो चुकी है पहली कंडीशन में। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद बैटरी हटाकर और अपना जो ये आवेशित संधारित्र है इससे एक निरावेशित संधारित्र अपन जोड़ रहे हैं। तो ये संधारित्र तो हमारा चार्ज है, ये Q तक चार्ज हो चुका है और इस पर अभी आवेश 0 है। ठीक है ना। तो क्या होगा इस प्रक्रिया में, बैटरी तो है नहीं, तो बैटरी नहीं है तो इस संधारित्र को बैटरी तो चार्ज करेगी नहीं, तो इस संधारित्र पर जो आवेश है ये अपने आवेश से इसको आवेशित करने लग जाएगा और ये तब तक आवेशित करेगा जब तक कि दोनों पे आवेश बराबर बराबर ना हो जाए, क्योंकि दोनों पर आवेश एक जैसा ही आएगा क्योंकि दोनों संधारित्र एक जैसे ही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर नई स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो इस पे भी आवेश Q/2 हो जाएगा, इस पे भी आवेश Q/2 हो जाएगा और आवेश के आधा होने से यहाँ पर इनकी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो भी इस कंडीशन से आधा हो जाएगा। जैसे इस पे विभवांतर 200 वोल्ट है तो यहाँ पर ये संधारित्र की प्लेटों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। पर यहाँ पर जब हम इस कंडीशन में जोड़ेंगे यहाँ पर तो आवेश के आधा होने से प्लेटों के बीच का विभवांतर भी आधा ही रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि नया विभवांतर यहाँ पर V/2 बनेगा। ठीक है ना। दोनों के ऊपर विभवांतर V/2 होगा। इसको चाहे तो अपन प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं V बराबर Q/C होता है। जनरल रूल है हमारा विभवांतर निकालने का Q/C। तो इस कंडीशन में तो विभवांतर Q/C है। ठीक है ना। क्योंकि Q आवेश से आवेशित है, उधारिता इसकी C है। अब जैसे आवेश आधा होगा तो अपन नया विभवांतर अगर V' मान लें तो V' आ जाएगा Q/2/C। तो Q/2/C करेंगे तो ये एक तरीके से 1/2 Q/C हो गया, मतलब पहले के विभव का आधा रह गया। तो इस तरीके से मैंने कहा कि नया विभव जो होगा वो V/2 और V/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन के आधार पे मैं दूसरी कंडीशन में जब ये दोनों पर आधा आधा आवेश आ चुका है तो इस सिस्टम की ऊर्जा पर ज्ञात करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। मैं इस वैल्यू को हम याद रखेंगे 12 इंटू 10⁻6 जूल। तो हम लिखेंगे द्वितीय स्थिति में निकाय में संग्रहित ऊर्जा, इसको U2 मान लेते हैं। तो U2 बराबर 1/2, पहले इसकी लिख रहा हूं मैं, तो 1/2 इस पर आवेश है Q/2 और इसका विभव है V/2। तो हाफ QV वाला जनरल फॉर्मूला लगा दिया मैंने, हाफ QV। तो Q की जगह Q/2 और V की जगह V/2, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें मान रखने हैं। ऐसे दूसरे के लिए भी सेम आ जाएगा, हाफ Q/2 इंटू V/2। ठीक है। अब इस U2 का मान हम निकाले टोटल, तो ये देखो इधर बनेगा 1/8 QV और ये भी बनेगा 1/8
QV। तो कुल मिला के हो जाएगा ये 1/4 QV। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखा जाए तो जो पिछला मान था ये उसका आधा मान है। पिछला मान था हाफ QV, इसके लिए हाफ QV था और ये 1/4 QV है, तो उससे भी ज़्यादा मान है। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 QV। और इस मान की गणना हमने इसके पहले करी थी, जो मैंने आपसे कहा था कि याद रखना है। तो ये था 12 इंटू 10⁻⁶। तो कुल मिला के हमारे पास मान रह जाएगा 6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इतनी ऊर्जा बाद में सिस्टम में रहेगी। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि लॉस कितना हुआ, ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ। तो ऊर्जा ह्रास होता है डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। पहले U1 थी, बाद में U2 हो गई, तो लॉस हुआ U1 माइनस U2, क्योंकि बाद में ऊर्जा कम हो गई। तो U1 का मान तो है हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁶ और U2 का मान है 6 इंटू 10⁻⁶। तो कुल मिला के बचेगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन सोल्व हुआ। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपन ने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर NCERT के कर लिए हैं और उन सब क्वेश्चंस को आप तैयार करें। अब आपका चैप्टर फुल्ली यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इंतज़ार करें कि अगला चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।